कहानी की शुरुआत में हमें रंगराज नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है जिसके पास बहुत सारे आम के पेड़ हैं। जिस बगीचे में रंगराज ने वो आम के पेड़ लगाए थे उसके पास एक सड़क है और कुछ दूरी पर एक स्कूल भी है जहां लगभग हर बच्चे की नजर रंगराज के आमों पर है। इनमें एक बच्चा सुदर्शन भी है जो पास के एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहता है और आते जाते उसकी नजर उन आमों पर टिकी रहती है। हालांकि रंगराज ने सबको मना किया हुआ है कि कोई भी उसके आम न तोड़े, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। इसीलिए एक शाम जब सुदर्शन घर जा रहा होता है तो उसकी नजर आम पर पड़ती है और वो इधर उधर देखे बिना आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी रंगराज सुदर्शन को देख लेता है और गुस्से में अपना आपा खो देता है। वह सुदर्शन को अपनी बंदूक से गोली मार देता है। गोली सीधे सुदर्शन के शरीर से पार हो जाती है और सुदर्शन मौके पर ही मर जाता है। वह हम सबसे ज्यादा उसे प्यार करता है। हालांकि जो गोली सुदर्शन को लगी थी वह उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। इस वजह से जब ऑफिसर ईश्व और नहीं ईश्व मामले की जांच शुरू करते हैं तो गोली न मिलने की वजह से हत्या का सुराग लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे यह खबर न्यूज चैनलों पर भी आ जाती है जिसे देखकर रंगराज बहुत घबरा जाता है क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी अपनी गलती का एहसास होता है और अब पकड़े जाने के डर से वह जिस बंदूक से सुदर्शन को मारा था उसे पास की नदी में फेंक देता है। लेकिन दोस्तों, बंदूक नदी में पानी में गिरने के बजाय एक थर्माकोल बॉक्स पर गिरती है और वह बॉक्स बहते हुए किनारे पर रुक जाता है। तभी कोई वहां उस बंदूक को उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। लेकिन वह कौन है जिसने वह बंदूक उठाई, ये हमें उस समय पता नहीं चलता। यहीं से हमारी असल कहानी शुरू होती है। अब हम माधवी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी हाल ही में शादी हुई है और उसके पति का नाम अरविंद है। आज उन दोनों की पहली रात है जिसके लिए माधवी बहुत खुश है। अब माधवी के घर में संपत नाम का एक नौकर भी हमें दिखता है जिसकी नजर माधवी पर बहुत गंदी है और वो चोरी छिपे माधवी को देख रहा है। माधवी भी इस बात को नोटिस करती है लेकिन वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद वह अपने कमरे में जाती है और लाइट्स बंद करके सो जाती है। कुछ देर बाद अरविंद वहां आता है और दोनों आनंद लेते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम दूसरी कहानी देखते हैं जो सावित्री नाम की एक कूड़ा उठाने वाली की कहानी है। उसकी बेटी आरती है जो एक ट्रांसजेंडर है और वह डॉक्टर बनना चाहती है, जिसकी वजह से सावित्री दिन रात मेहनत करके उसे डॉक्टर बनाना चाहती है। और आरती के लिए सावित्री ने मूर्ति नाम के एक आदमी से 80,000 रुपए का कर्ज भी लिया है। लेकिन मूर्ति अच्छा आदमी नहीं है और अपने कर्ज में दिए गए पैसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। हालांकि सावित्री भी यह जानती है और इसीलिए हर समय डरी रहती है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मूर्ति का पैसा वापस करने के लिए कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं क्या करूं, वह कभी भी कुछ भी कर सकता है, मैं बहुत डरी हुई हूं। ऐसे विचार उसके मन में आते रहते हैं। आगे हम राजा नाम के एक आदमी की कहानी देखते हैं जिसकी पत्नी रिचेल लंबे समय से किडनी की समस्या से जूझ रही थी। एक समस्या आती है और अब रिचेल दोस्तों ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है कि उसे किडनी ट्रांसप्लांट की बहुत जरूरत है, तभी उसकी जान बचेगी। राजा फिर डॉक्टर से बात करता है और उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के लिए एक किडनी डोनर मिल गया है, लेकिन ट्रांसप्लांट के लिए कम से कम 15 लाख रुपए की जरूरत होगी। राजा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि 15 लाख रुपए का इंतजाम करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए इससे भी बड़ी समस्या यह है कि वह 15 लाख रुपए कल ही जमा करने होंगे। तो राजा फिर से अपनी पत्नी से मिलने जाता है, जहां रिचेल उसे देखकर समझ जाती है कि शायद मेरे ट्रांसप्लांट के पैसे की समस्या है। तो वह कहती है, आपको एक बार मेरे परिवार से बात करनी चाहिए, उससे बात करें और वह हमारी जरूर मदद करेंगे, हम करेंगे। हालांकि राजा रिचेल से कहता है कि नहीं, वह कभी हमारी मदद नहीं करेंगे और ऐसा कहने के पीछे का कारण यह है कि उसने अपनी तरफ से सभी रिश्तेदारों से पैसे मांगे थे लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस वजह से वह बहुत निराश है। इसके बाद हमें पता चलता है कि राजा और रिचेल ने अपने परिवार के खिलाफ शादी की थी। दरअसल दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन किसी वजह से रिचेल के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था और जब रिचेल के पिता ने देखा कि दोनों, तब उन्होंने रिचेल को घर से निकाल दिया और तब से रिचेल का अपने परिवार से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी के बीच में हम अनीता नाम की एक लड़की की कहानी भी देखते हैं जो एक लड़के से प्यार करती है और वह लड़का दूसरी जाति का है, जिसकी वजह से अनीता के पिता नहीं चाहते कि अनीता उस लड़के से शादी करे। हालांकि अनीता अपने पिता को समझाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता और इसके विपरीत
अनीता के पिता उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं और उसे उस लड़के को भूल जाने के लिए कहते हैं। फिर जब अनीता के पिता अपनी कार में कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें अपने बेटे का फोन आता है, जो उन्हें बताता है कि पापा अनीता हम सबके फैसले के खिलाफ शादी कोर्ट में जाकर अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर रही है और इसके लिए वह अभी भी शादी कोर्ट में बैठी है। ये सुनकर अनीता के पिता गुस्से में पागल हो जाते हैं और वह अपने बेटे यानी अनीता के भाई को शादी कोर्ट पहुंचने के लिए कहते हैं और वह खुद अपनी कार को बहुत तेजी से शादी कोर्ट की तरफ चलाने लगते हैं। इस दौरान रास्ते में तेजी से गाड़ी चलाने की वजह से उनका कार से संतुलन बिगड़ जाता है और कार कार्तिक नाम के एक लड़के से टकरा जाती है, जो उस समय अपनी बाइक पर होता है। हालांकि कार्तिक को ज्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उसकी बाइक को नुकसान होता है, जिसकी वजह से वह जहां जा रहा होता है वहां अब अनीता के पिता नहीं जा सकते। अनीता को भी बहुत दुख होता है कि उसने बिना किसी वजह के एक अनजान आदमी को चोट पहुंचाई है। इसके बाद कार्तिक अनीता के पिता से पूछता है, क्या आप मुझे शादी कोर्ट छोड़ सकते हैं? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अनीता के पिता मान जाते हैं और फिर कार्तिक अपनी कार चलाते हुए उनके साथ पेशेंट कोर्ट जाने लगता है। रास्ते में ऐसे बात करते हुए अनीता के पिता उससे पूछते हैं कि आप शादी कोर्ट क्यों जा रहे हैं? अब जवाब में कार्तिक कहता है कि आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने जा रहा हूँ। कोर्ट में मैं जा रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का परिवार शादी के खिलाफ है, इसीलिए हम कोर्ट में शादी कर रहे हैं। और दोस्तों, फिर यह सुनकर क्या हुआ? अनीता के पिता कहते हैं कि आज के बच्चों में यह शिष्टाचार नहीं है। उन्होंने अपने परिवार को क्या बताया है, जब आप जो चाहें करते हैं मुझे बताओ। सांस्कृतिक परंपरा नाम की कोई चीज है। और दोस्तों, यहाँ कार्तिक को पता चलता है कि इस अंकल की सोच बहुत अलग है और इसलिए दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। हाँ, जब वह जाती है तो अनीता के पिता को अपने बेटे का फोन आता है, जो उन्हें बताता है कि वह शादी कोर्ट पहुंच गया है और अनीता का बॉयफ्रेंड अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। जवाब में अनीता के पिता कहते हैं कि आप वहां इंतजार करो, आस पास रहो, मेरे आने से पहले कुछ मत करो। मैं जानना चाहता हूँ कि वह लड़का कौन है जो अनीता का बॉयफ्रेंड है। हालांकि दोस्तों, फोन कटने के बाद भी अनीता के पिता और कार्तिक के बीच बहस जारी रहती है। अब दूसरी तरफ हम सावित्री को देखते हैं। जैसा कि हम कहानी देखते हैं, उसके पास मूर्ति के पैसे वापस करने के लिए पैसे नहीं है और इसीलिए वह अपनी दोस्त जग्गू से मदद मांगती है, जिसने कभी मूर्ति के लिए काम किया था और जानती है कि मूर्ति कितना खतरनाक आदमी है। बाद में दोनों मिलकर पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी कोई पैसा नहीं मिलता। फिर एक दिन सावित्री को कहीं से एक बंदूक मिलती है, जिसे वह जग्गू के पास ले जाती है और उससे कहती है, कृपया इस बंदूक को बेचने में मेरी मदद करो और जो पैसा मुझे मिलेगा मैं उससे अपना कर्ज चुका दूंगी। लेकिन बंदूक बेचना इतना आसान काम नहीं है। इसके बाद जग्गू अपने रुपए सावित्री को देता है और उसे काम करने के लिए कहता है, जाओ और अब मूर्ति को दे दो और हम बच्चों को पैसे बाद में देंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मूर्ति अपने पैसे के पीछे इतना नीचे गिर जाता है कि वह सावित्री की बेटी आरती के साथ दुर्व्यवहार करता है और उसे यौन उत्पीड़न करता है, जिसके बारे में जानने के बाद सावित्री पूरी तरह से टूट जाती है कि मेरी वजह से मेरी बेटी के साथ यह अत्याचार हुआ। फिर हम राजा की कहानी देखते हैं, जहां राजा पैसे के लिए रिचेल के पिता के पास जाता है और अपनी बेटी के बीमार होने के बावजूद रिचेल के पिता साफ मना कर देते हैं मदद करने से। इसके बाद राजा अपने चचेरे भाई से पैसे मांगने जाता है, जहां से उसे बड़ी मुश्किल से थोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन बदले में उसके चचेरे भाई की पत्नी राजा का ऑटो रिक्शा रख लेती है, जो साफ दिखाता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी लोग अपना फायदा देखते हैं, भले ही वे खुद क्यों ना हो। हालांकि कुछ पैसे जमा करने के बाद भी राजा को एहसास होता है कि इतने पैसे से उसकी पत्नी की जान नहीं बच सकती, जिसकी वजह से वह गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। राजा उसके पास जाता है और पैसे के लिए मदद मांगता है, क्योंकि वह गलत कामों में शामिल है, जिस पर उसे अपने बॉस द्वारा एक महिला को मारने के लिए कहा जाता है और उस महिला का नाम किरण है, जो एक सोशल वर्कर है। तो राजा इस हत्या को करने के लिए सहमत हो जाता है और अपने बॉस से बंदूक लेने के बाद वह किरण का पीछा करता है और उसे उस जगह पर मार देता है। यहाँ से हम सीधे माधवी की कहानी देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दोस्तों पिछली 3 कहानियों में कुछ गलत हुआ था, वही माधवी के साथ भी यहाँ होता है। माधवी को अपने पति अरविंद से बिल्कुल भी प्यार नहीं मिल रहा था। मतलब उसे वह प्यार नहीं मिल रहा था जो पति पत्नी के बीच होता है, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी हो जाती है। हालांकि वह अपने पति अरविंद के साथ खुश है। हमें शादी की रात मनानी पड़ी और दोनों कई रातें एक दूसरे के साथ थे, लेकिन फिर भी दोस्तों
दिन में या जब भी माधवी अरविंद के सामने होती है, अरविंद उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, जो माधवी को बहुत अजीब लगता है और माधवी इस बात से बहुत दुखी है। ऐसा होता है कि लगभग 1 महीने बाद माधवी गर्भवती हो जाती है, लेकिन फिर भी वह अपनी गर्भावस्था से खुश नहीं है। और फिर एक रात इन सभी उलझनों का सच सामने आता है। दोस्तों, एक रात माधवी देखती है कि अरविंद बिस्तर पर नहीं है। फिर वह अरविंद की तलाश में नीचे के कमरे में जाती है, जहां वह अरविंद और अपने नौकर को देखती है, जिसका नाम संपत है, अंतरंग हो रहे हैं। यानी अरविंद और संपत दोनों गे हैं और दोनों एक कपल भी थे, जिसके बारे में अरविंद ने माधवी को पहले कभी नहीं बताया था। यहाँ अरविंद माधवी को देखकर शर्मिंदा हो जाता है और बाहर आकर उससे कहता है कि देखो, अब यहाँ सोचने वाली बात है दोस्तों कि अगर अरविंद को लड़कियों के प्रति प्यार नहीं है तो माधवी यह भी सोचने लगती है कि माधवी गर्भवती कैसे हुई और माधवी के गर्भ में किसका बच्चा है। दोस्तों, कुछ समय में हमें यह जवाब भी पता चलेगा जो सबको पूरी तरह से हैरान कर देगा। खैर, ठीक वैसे ही जैसे हमें 4 कहानियों की शुरुआत पता थी और फिर हमें यह भी पता था कि 4 कहानियों के बाद आगे क्या हुआ, उसी तरह अब हम इन सभी 4 कहानियों के बारे में जानेंगे। अंत में आपको पता चलेगा कि कहानियां कैसे खत्म होने वाली हैं और मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, आप उनके अंत का बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे। तो वापस आ जाओ, हम फिर से कार्तिक और अनीता के पिता के बीच बहस सुनते हैं, जहां इस बीच दोनों शांत हैं। वे वहां भी हैं और अपनी अपनी राय देना शुरू करते हैं। इस दौरान कार्तिक यह दिखाने के लिए कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से कितना प्यार करता है, अनीता के पिता को अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की प्रेम कहानी बताता है। हमारी मुलाकात तब हुई जब हमारी गर्लफ्रेंड कॉलेज में जूनियर के रूप में एडमिशन के लिए आई थी और शुरू में उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि कार्तिक एक कॉलेज के गुंडे जैसा है, लेकिन कुछ समय बाद उसे समझ में आया कि कार्तिक सिर्फ बाहर से ही गलत होने का दिखावा करता है, असल में वह अंदर से बहुत अच्छा है। जिसके बाद कार्तिक और वह लड़की दोस्त बन गए और कुछ समय बाद यह दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर कार्तिक ने अनीता के पिता को अपनी प्रेम कहानी की सभी छोटी से छोटी बातें बताईं और यह सब सुनने के बाद अनीता के पिता बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जिसका कारण यह है कि अब अनीता के पिता यह सोचने लगते हैं कि कार्तिक वह लड़का है जो आज कोर्ट जाकर अनीता से शादी करने वाला है। यानी कार्तिक, जिसे उन्हें पता चलता है कि जिस व्यक्ति के साथ वह अभी बैठा है वह अनीता का बॉयफ्रेंड है। इस वजह से अनीता के पिता को गुस्से का बवंडर आ जाता है और वह पागल हो रहे होते हैं। फिर अंत में कार्तिक अपनी प्रेम की कहानी बताता है और कहता है, सर, मेरा शादी करना बहुत जरूरी है, मेरी गर्लफ्रेंड भी 3 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर अनीता के पिता का गुस्सा उनके काबू से बाहर हो जाता है और फिर वह अपनी कार में रखी ई गन निकालते हैं। अब आप जानते हैं दोस्तों, ये बंदूक असल में अनीता के पिता की नहीं थी। उन्हें अचानक ये बंदूक कुछ घंटे पहले अपनी कार में मिली थी। तो ये बंदूक उनकी कार में कैसे आई, अनीता को यकीन नहीं है, पिता को भी नहीं पता। लेकिन अब उन्होंने उसी बंदूक की मदद से एक हत्या कर दी है। कार्तिक को मारने के बाद अनीता के पिता उसके मृत शरीर को सड़क पर कार के बाहर छोड़ देते हैं और खुद कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही अनीता के पिता की मौत हो जाती है। होश में आ जाते हैं क्योंकि वे देखते हैं कि उनकी बेटी अनीता ने भी अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। यानी जिस लड़के को उन्होंने सोचा था, यानी कार्तिक अनीता का बॉयफ्रेंड था, वह असल में कार्तिक का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि किसी और लड़की का बॉयफ्रेंड था, जो आज कोर्ट में है। अब दोस्तों, अनीता के पिता को उस दुख से भी बड़ा दुख होने वाला था जो अनीता के पिता को अपनी बेटी के उनके खिलाफ जाकर शादी करने पर होने वाला था। लेकिन अब उन्हें अपने अंदर एक बड़ा दुख महसूस हो रहा है कि उन्होंने एक निर्दोष लड़के से शादी कर ली है। अनीता के पिता फिर एक लड़की को देखते हैं जो कोर्ट में शादी करने आई है और उस लड़की के बॉयफ्रेंड का नाम कार्तिक है। और यहाँ यह पता चलता है कि कार्तिक पिछले आधे घंटे से अपना फोन नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से अनीता के पिता समझ जाते हैं कि मैंने इस लड़की के होने वाले पति को मार दिया। इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन एक सवाल बाकी रह जाता है कि बंदूक कार में कैसे आई, क्योंकि अगर बंदूक कार में नहीं होती तो शायद कार्तिक जिंदा होता। इसका जवाब बाद में मिलेगा, इंतजार करें दोस्तों। अब हम सावित्री की कहानी देख सकते हैं, जो अपनी बेटी के साथ हुए हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उस हादसे के बाद आरती भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। आखिर अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो वह कैसे सहेगी। सावित्री को अपना जीवन लेने का मन करता है और वह अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख पाती। फिर दोस्तों, सावित्री वही करती है जो हर गलत करने वाले इंसान के साथ होना चाहिए। सावित्री अपने साथ बंदूक ले जाती है, उसे कहीं से मिली थी, और फिर वह जग्गू को फोन करती है और उससे कहती है कि वह मूर्ति को मारने जा रही है और मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। सावित्री मूर्ति के पास जाती है और बिना झिझके मूर्ति को वहीं गोली मार देती है, जिसकी वजह से मूर्ति को भी अपने बुरे कर्मों का फल मिलता है।
हालांकि मूर्ति के लोग सावित्री को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब तक जग्गू वहां पहुंच जाता है और सावित्री को बचा लेता है। अब हम देख सकते हैं कि मूर्ति की जान बच जाती है। उसके बाद उसका दाहिना हाथ उस गिरोह को नियंत्रित करता है और उस दाहिने हाथ वाले आदमी को अपने बॉस मूर्ति के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। वह सोच रहा था कि मूर्ति मर जाए और वह नेता बन जाए, जिसके बाद वे सब मिलकर मूर्ति की बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर पासी नदी में फेंक देते हैं और यहाँ यह दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, हम उसी सवाल पर वापस जाते हैं कि सावित्री को वह बंदूक कहाँ से मिली जिससे उसने मूर्ति को मारा। तो इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। अब हम माधवी की कहानी देखते हैं। माधवी को सच पता चलता है कि उसका पति अरविंद है, लेकिन अगर अरविंद गे है तो माधवी के गर्भ में किसका बच्चा है? शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि माधवी के गर्भ में संपत का बच्चा हो सकता है, या आप सोच रहे होंगे कि संपत रात के अंधेरे में उसके साथ अंतरंग हुआ होगा, लेकिन संपत भी गे है, यानी घर में सिर्फ एक आदमी बचा है, माधवी का ससुर। और यही सच है दोस्तों, माधवी का ससुर ही था जो माधवी के साथ अंतरंग हुआ था, लेकिन माधवी यह नहीं समझ पाती। तो इसका जवाब यह है, माधवी की सास उसे दूध में नींद की गोलियां मिलाकर देती थी, जिसकी वजह से माधवी सोने के बाद बेहोश हो जाती थी और फिर उसका ससुर उसके साथ गलत काम करता था, यानी माधवी की सास भी इस गलत काम में शामिल थी। यह किस तरह की सास है, लेकिन वह अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों कर रही? तो इसके पीछे का कारण ये है कि अरविंद गे है और वह अपने परिवार की वंशावली को आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, क्योंकि वह गे है। इसीलिए उसके माता पिता ने सारा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। और जैसे ही माधवी को गिरी के इस काम के बारे में पता चलता है, वह रोते हुए घर से भाग जाती है और अपने बच्चे का गर्भपात कराने के लिए अस्पताल जाती है, जिसका पिता उसका ससुर होने वाला था। बाद में जब माधवी भी घर लौटती है तो उसे माफी मांगने के बजाय उसके ससुराल वाले और ससुर उस पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने परिवार की इज्जत खराब कर दी है। यह कहकर वे माधवी पर अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक माधवी देखती है कि उसका पर्स, माधवी पहले से ही गुस्से में थी और वह बंदूक निकालती है और अपनी सास और ससुर को मार देती है। इस तरह उनकी वंश को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन इस कहानी में भी दोस्तों रैंडम बंदूक कहाँ से है? खैर, अब हम आखिरी कहानी देखते हैं। राजा ने एक हत्या कर दी है, लेकिन उसका बॉस, जिसके आदेश पर उसने हत्या की थी, उसे पैसे देने से मना कर देता है। हालांकि राजा का एक दोस्त भी उस हत्या में शामिल था, जिसे राजा के बॉस ने मार दिया, क्योंकि वह राजा के दोस्त को पैसे नहीं देना चाहता था। राजा समझ जाता है कि अगर उसे अपनी पत्नी की जान बचानी है तो उसे अपने बॉस को मारना होगा। फिर राजा अपनी बंदूक से अपने बॉस को गोली मार देता है और उसे मार देता है, और वह 15 लाख लेकर अस्पताल पहुंचता है, जहां वह अस्पताल में 15 लाख जमा करता है। लेकिन फिर उसे डॉक्टर से पता चलता है कि जिस महिला की किडनी रिचेल को दी जानी थी, यानी जो महिला डोनर थी, उसकी आज सुबह ही बंदूक से हत्या कर दी गई है, गोली मारकर हत्या। जैसे ही राजा यह सुनता है, उसे एहसास होता है कि जिस महिला को उसने मारा था वह शायद वही थी जो उसकी पत्नी को किडनी दान करने वाली थी। फिर अस्पताल के टीवी पर उस महिला के बारे में खबर आती है जिसकी हत्या हुई थी, और अब राजा को पुष्टि हो जाती है कि उसने खुद अपनी पत्नी के डोनर को मार दिया है। आगे हम देखते हैं कि डोनर न मिलने की वजह से रिचेल भी अपनी जान गंवा देती है, और राजा सब कुछ करने के बावजूद कुछ भी नहीं कर पाता और इस वजह से बहुत उदास हो जाता है। और अब अस्पताल में पुलिस राजा को बंदूक दिखाती है और फिर जबड़े में अधिकारी उसे गोली मारकर मार देते हैं और बंदूक राजा के हाथ से नीचे गिर जाती है। लेकिन हाँ, आओ मैं आपको इस बंदूक की कहानी बताता हूँ। तो ये वह बंदूक है जिसका इस्तेमाल चारों कहानियों में हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हमने देखा कि रंगराज ने उस बंदूक को नदी में फेंक दिया था, लेकिन थर्माकोल बॉक्स पर तैरने के बाद वह बंदूक किनारे पर पहुंच गई, जहां से किसी ने उसे उठा लिया। उसने उसे उठा लिया। वह कोई और नहीं बल्कि सावित्री थी। उसने उस बंदूक को कोने से उठाया था, जिसके बाद उसने उसकी मदद से मूर्ति को मार दिया, और फिर मूर्ति के दाहिने हाथ ने हत्या के सबूत छिपाने के लिए उस बंदूक को सड़क पर खड़ी एक रैंडम कार में रख दिया। वह कार किसी और की नहीं बल्कि अनीता के पिता की थी, और इसीलिए अनीता के पिता को नहीं पता था कि बंदूक उनकी कार में कहां से आई, और उसने उस बंदूक से कार्तिक को मार दिया। लेकिन जब वह शादी कोर्ट गया, जब अनीता के पिता का ड्राइवर पहुंचा तो उसने अपनी कार ले ली, और वह ड्राइवर भी राजा के दोस्तों का दोस्त था, जिसकी वजह से बंदूक राजा तक पहुंच गई। और अपनी पत्नी के डोनर और अपने बॉस को मारने के बाद जब वह अस्पताल पहुंचा तो पुलिस अधिकारी ने उसे पकड़ लिया। इस डर की वजह से राजा ने अस्पताल में एक रैंडम बैग लिया। वह बंदूक अंदर रखी थी और किसका बैग? माधवी का था। इसीलिए माधवी को भी अचानक अपनी बैग में
वह बंदूक मिली और उसने उस बंदूक से क्या किया, उसने अपने ससुराल वालों से सारा बदला लिया और उनसे बदला लिया। दोस्तों, जब ये कहानी खत्म हो जाती है तो देखें कि क्या आप यह बता पाते हैं कि आप कौन सी कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें और अंत में देखने के लिए धन्यवाद।